हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज का हमारा वीडियो आधे अधूरे नाटक के महत्वपूर्ण अंशों का पार्ट 5 है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला अंश है, इसीलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसीलिए नहीं किया कि ज़िंदगी में और कुछ हासिल ना हो तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। इस अंश के प्रसंग को देखें। यह अंश मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से लिया गया है। इस अंश में जुनेजा महेंद्र की वर्तमान दयनीय स्थिति, सावित्री पर पूरी तरह निर्भर होने की बात कहने के साथ साथ यह भी बताता है कि सावित्री भी महेंद्र से इसीलिए जुड़ी है कि उसे कोई अन्य पुरुष आश्रय देने को, अपनाने को या पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। सावित्री के मन में अपने मित्र महेंद्र के प्रति सहानुभूति जगाना चाहता है, अतः वह कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहता है, महेंद्र आज भी तुम्हारे कटु और कठोर व्यवहार के बाद भी तुमसे बेहद प्यार करता है, तुम्हें अपना सब कुछ समझता है और तुम पर पूरी तरह निर्भर है। तुम्हारे बिना अपने को बेसहारा मानता है। उसके लिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सहृदयता, तुम्हारी सहानुभूति ही सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा संबल है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे संबंध में उसके ये विचार भ्रांतिपूर्ण है, पर वह विवश है। इन विचारों को बंदरिया के मृत बच्चों की तरह अपनी छाती से चिपकाए हुए है। कहीं ना कहीं उसके मन में किसी कोने में अब भी आशा है कि तुम उसे प्यार और सहारा देकर उसको इस स्थिति से उबार लोगी और वह पुनः सुख से जी सकेगा। जब तक वह यह झूठी आशा, यह भ्रांति पाले रहेगा, तब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, स्वावलंबी नहीं बन पाएगा, मिथ्या मोह जाल में फंसा रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि वह इस भ्रांति से मुक्त हो जाए, और इस मुक्ति का उपाय तुम्हारे हाथ में है। तुम स्पष्ट कह दो, दो टूक शब्दों में कह दो कि तुम उसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, तुम उसे तालाक देने का निश्चय कर चुकी हो। तुम्हारी स्पष्ट उक्ति, तुम्हारा दो टूक उत्तर उसके भ्रमजाल को तोड़ देगा, और जब यह भ्रमजाल टूट जाएगा तो वह स्वावलंबी होने का प्रयत्न करेगा और अपने आत्मविश्वास को जगाएगा और उसका जीवन सुधर जाएगा। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम उससे सारी बात साफ साफ क्यों नहीं कहती, दो टुक उत्तर क्यों नहीं देती, उसे क्यों अटकाए हुए हो। वास्तव में तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं है। तुम भी किसी एक पुरुष के सहारे के रूप में चाहती हो, अतः जब तक कोई और पुरुष नहीं मिलता तो तुम्हारा हाथ थाम ले, तुमसे विवाह कर ले, अपने घर आश्रय दे, तब तक तुम महेंद्र को भी नहीं छोड़ना चाहती, जिनसे तुमने
संबंध बनाए, जिन्हें पति के रूप में पाना चाहा, जिन्हें अपने रूप जाल में फंसाने की चेष्टा की, उन सब ने तुम्हारे निराश किया। आगे भी कहीं ऐसा ही कटु अनुभव ना हो, इसीलिए तुम महेंद्र से चिपकी हुई हो या उसे अलग नहीं करना चाहती। तुम्हें भय है, आशंका है कि यदि महेंद्र को मुक्ति दे दी, तलाक दे दिया, तो तुम्हारी जीवन नौका कहीं मझधार में ही भटकते भटकते डूब ना जाए। तुम्हारी स्थिति उस कुत्ते की तरह ना हो जाए जो ना घर का रहता और ना ही घाट का। महेंद्र तुम्हारे लिए सेफ्टी वॉल्व है, जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो कि आपदा आने पर वह तुम्हें नष्ट होने से बचा लेगा। अतः तुम केवल अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए और अपनी रक्षा के लिए महेंद्र को नहीं त्याग पा रही। गालियां देती हो, व्यंग्य बाणों से उसकी छाती छलनी छलनी करती रही हो, उपेक्षा और अनादर करती हो, पर उसे त्याग नहीं पाती। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, भाषा सरल, बोलचाल की तथा मुहावरेदार है। दूसरा, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हासिल और जिंदगी। मुहावरों का भी प्रयोग देखने को मिला है, जैसे कोई चारा न होना, नामुराद चेहरा हाथ में बना रहे। इसका आगे का अंश देखें। वह कमज़ोर है, मगर इतना कमज़ोर नहीं। तुमसे जुड़ा है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है। उतना बेसहारा नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोलकर देख सके। इस अंश के प्रसंग को देखें तो जुनेजा के विनयपूर्ण आग्रह पर भी सावित्री महेंद्र को ना तो अपनाने के लिए और ना ही उसे मुक्त करने के लिए तैयार होती है और कहती है कि सबका हित इसी में है कि जुनेजा महेंद्र को अपने पास रखे। सावित्री के इस दुराग्रह पर जुनेजा खींच उठता है और कहता है। इसकी व्याख्या देखें, जिसमें जुनेजा कहता है, तुम बड़ी दम्भी औरत हो, तुम्हें अपने पर बड़ा घमंड है। यदि तुम महेंद्र से कोई संबंध नहीं रखना चाहती तो ठीक है। महेंद्र अब इस घर में पैर भी नहीं रखेगा। यह सच है कि वह कमज़ोर है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपना हितैषी समझकर झुकता रहा है, तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें नज़रअंदाज करता रहा है, पर यह मत समझो कि वह तुमसे कटकर अलग रहकर जिंदा ही नहीं रह सकेगा। महेंद्र समझाता है कि वह निराश्रित है, उसका कोई नहीं है, पर यह उसका वहम है। वह तुमसे अलग रहकर भी जिंदा रह सकता है। वह पूर्ण निराश्रित भी नहीं है। हम लोग उसे आश्रय देंगे, उसकी देखभाल करेंगे और दिखा देंगे कि वह तुम्हारे बिना भी, इस घर के बाहर भी, परिवार से दूर रहकर भी जीवित है, सुखी है, सशक्त है। हम उसमें आत्मविश्वास पैदा करेंगे, उसे अपने आप नए सिरे से सोचने और नए सिरे से काम करने की प्रेरणा देंगे और हो सकता है कि हम अपने कार्य में सफल भी हो जाए। उसका सोचने का, काम करने का, जिंदगी जीने का दृष्टिकोण बदल जाए। हम उसे बताएंगे कि उसकी दुनिया पत्नी तथा परिवार तक सीमित नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा है, उसमें कार्य करने के अनेक अवसर हैं। सारा भविष्य खुला पड़ा है। आवश्यकता है केवल नजरिया बदलने की। संकीर्णता से ऊपर उठकर
व्यापक दृष्टि अपनाने की, अपने को परिवार तक सीमित न समझकर बृहद समाज में काम करने का उत्साह पैदा करने की। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसे अपनी अस्मिता से परिचित करा सकूं, उसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास जगा सकूं और यह दिखा सकूं कि वह तुम पर निर्भर नहीं है, और तुम्हारा यह भ्रम तोड़ सकूं कि तुम्हारे बिना जीवित ही नहीं रह सकता। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, महेंद्रनाथ के चरित्र का उद्घाटन करने में जुनेजा का यह कथन सहायक है कि वह सावित्री को प्यार करता है, उस पर निर्भर भी है, पर यदि उसमें आत्मविश्वास पैदा किया जाए तो वह आत्मनिर्भर हो सकता है। दूसरा, जुनेजा के चरित्र पर भी प्रकाश डाला गया है कि वह मित्रता निभाने के लिए, ना सही स्त्री का दंभ तोड़ने के लिए मित्र को सहयोग देगा। इसका आगे का अंश देखें। मेरा अपना घर है और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। कहाँ छिपी है वह मनुष्य चीज़ जो वह कहता है कि मैं इस घर में अपने अंदर लेकर गई हूँ। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह पंक्तियाँ मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से ली गई है। इस अंश की व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है, यह ठीक है कि माता पिता का घर होने के नाते मैं इसे अपना घर समझूं, यहाँ निसंकोच आऊं और अपनी व्यथा कहकर अपने दिल का गुब्बार, अपने मन का बोझ कम करूं, पर मैं यहाँ एक दूसरे ही उद्देश्य से आती हूँ। मेरा पति प्रायः कलह, अशांति और झगड़े का दोष मुझ पर मढ़ता है। इसके लिए मुझे उत्तरदायी मानते हुए प्रायः कहा करता है कि तुम अपने घर से कुछ ऐसे संस्कार लाई हो जिसके कारण यहाँ भी झगड़ा होने लगा है। उसका आरोप है कि इस घर में पति पत्नी में कभी नहीं बनी, तनाव रहा, मारपीट होती रही। इस सब का प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पर पड़ा है। मेरे व्यक्तित्व और समाज को और मेरे स्वभाव को दूषित, असंगत, असामान्य बनाने के लिए यह घर और उसका वातावरण ही जिम्मेदार है। उसके इस आरोप में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए मैं इस घर में आती हूँ और चेष्टा करती हूँ यह जानने की कि वह कौन सी चीज़ है इस घर में जिसने मुझ में विकृतियाँ पैदा कर दी और जिनके कारण मैं लानत मलामत की जाती हूँ, मुझे दोषी ठहराया जाता है। यहाँ आकर मैं घर के सभी लोगों का, माँ बाप, भाई बहन का अध्ययन करती हूँ। घर की एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखती हूँ, उनकी जांच पड़ताल करती हूँ ताकि मुझे पता लग सके कि वह कौन सी चीज़ है जिसने मुझे झगड़ालू, कलह प्रिय बना दिया है और जिसके कारण पति से मैं लड़ती झगड़ती रहती हूँ। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, भाषा बोलचाल की है। विराम चिन्हों का प्रयोग करके अभिव्यक्ति की और भी प्रभावशाली और पात्रों की मनोदशा को व्यंजक बना दिया है। साथ ही अभिनेता को भी संकेत दिया गया है कि वह इन शब्दों को बोलते समय अपने लहजे, स्वर के उतार चढ़ाव और जहाँ जहाँ डैश, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं वहाँ रुक रुक कर बोले और स्वर में परिवर्तन करे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के
महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर